हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ व्रत शाह एंड वेलकम अगेन टू द लेक्चर सीरीज। आई होप आपको प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में अच्छा कंटेंट मिला होगा। इस लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस के रूल्स के ऊपर से जो क्वेश्चंस आते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस के ऊपर से जो क्वेश्चन निकल के आते हैं, उन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस इजी से धीरे धीरे हार्ड होते जाएंगे। ठीक है, और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसीलिए मैं क्या करूँगा, हर एक क्वेश्चंस पहले से लिखे रहेंगे और सारे वीडियोस को कट करके इसमें रख दूंगा। क्लियर? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको 10 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ मिल जाएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, उसमें से आप 10 चैलेंजिंग क्वेश्चंस को डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपका कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर स्कोर बताना कि 10 में से आपने कितने स्कोर कर लिए। ठीक है, अगर आप वीडियो को एक बार देख लोगे तो आपका डेफिनेटली 10 के अंदर से 8 से 9 क्वेश्चंस तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द वेलोसिटी v of a particle depends upon the time t. According to the equation v is equal to a plus bt plus c divided by d plus t, obtain the dimensions of a, b, c and d. ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन बेस्ड है डायमेंशनल होमोजेनिटी पे। ठीक है, तो डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या कहती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने एक्सप्रेस किया हो, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपने एक्सप्रेस किया हो तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ टर्म्स है सारे टर्म्स के डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं तीन क्वांटिटीज है, ठीक है, 3 टर्म्स है, तो तीन के डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे मान लो कि फिजिकल क्वांटिटी को v से डिस्क्राइब किया गया है। जो इसका फर्स्ट टर्म है वो a के बराबर है, सेकंड टर्म है वो है b के बराबर, bt के बराबर, लास्ट टर्म इज c डिवाइडेड बाय d प्लस t। क्लियर? तो आप फटाफट से बता सकते हो कि a का डायमेंशन कितना होगा। v यहाँ पे वेलोसिटी है तो a और v का डायमेंशन सेम हो जाएगा। तो वेरी फर्स्ट वी हैव ऑब्टेन्ड इज डायमेंशन ऑफ a कैन बी गिवन एज डायमेंशन ऑफ v दैट इज इक्वल टू L1t माइनस 1। क्लियर? अब सेकंड टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड टर्म हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि bt का मल्टीप्लिकेशन वो वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, दैट इज L1t माइनस 1। ठीक है, तो इसमें से b को अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बन के आ जाएगा, b को सब्जेक्ट बनाते ही L1t माइनस 1 के डिनोमिनेटर में टाइम t was ultimately the time, तो यहाँ पे t1 आप डिनोमिनेटर में रख सकते हो। क्लियर? तो यहाँ से आपको b का आंसर निकल के आ जाएगा आपका L1t माइनस 2। ये आपने सेकंड ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर लिया, फर्स्ट एंड सेकंड। सिमिलरली जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, c एंड d। तो हमें याद है कि किसी भी दो क्वांटिटी का एडिशन करो तो उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, तो टाइम का एडिशन हमेशा टाइम के साथ होगा। तो यहां से d का डायमेंशन क्लियर हो गया। तो फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन वी कैन से द डायमेंशन ऑफ d शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t दैट इज इक्वल टू t रेज टू 1। ये हमें थर्ड रिजल्ट मिल के आ गया। क्लियर? जो लास्ट पार्ट है c वो आप अब आराम से सॉल्व कर सकते हो, दैट इज c इज इक्वल टू, अगर आप देखो तो c डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ d प्लस t, बट मैं यहां सिर्फ डायमेंशन ऑफ t लिखूंगा बिकॉज डायमेंशन ऑफ d एंड डायमेंशन ऑफ t आर इक्वल हियर। तो वो डायमेंशन ऑफ v के बराबर हो जाएंगे। तो यहां से c का वैल्यू क्या निकल के आ गया, L1t माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई द टाइम पीरियड। इतना सा चीज अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको c का डायमेंशन है वो L1 निकल के आ जाएगा। तो ऐसे बोर्ड्स के अंदर आपके स्कूल के एग्जाम्स के अंदर ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, आप आराम से वहां पे ये सॉल्व कर सकते हो।
सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय द रिलेशन xt इज इक्वल टू v0 बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस e रेज टू माइनस अल्फा t। हियर v0 is constant, alpha is greater than 0. Find dimensions of v0 and alpha। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन डायमेंशनल होमोजेनिटी का एप्लीकेशन लगाना एज वेल एज सेकंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि एंगल्स जितने भी होंगे वो सारे डायमेंशनलेस होने चाहिए। ठीक है, v0 और अल्फा दोनों का फाइंड करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्फा की। ठीक है, तो e रेज टू एक्सपोनेंशियल के e, यहाँ पे e रेज टू भी लिखा जाता है या फिर e एक्स पी, दोनों का मतलब सेम है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में अगर कोई भी इक्वेशन हो तो वो यूनिटलेस होना चाहिए या फिर डायमेंशनलेस। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, दैट अल्फा टी should be dimensionless, that is m0 l0 t0. From here you can simply obtain alpha is equal to m0 l0 t raised to minus 1। ठीक है, t was ultimately the time, डिनोमिनेटर में चला गया तो t raised to minus 1। Let us discuss about the second part। We want to obtain the expression for v0। तो हमें यहाँ पे पता है कि डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय इट्स इक्वेशन। सो फ्रॉम हियर v0, इफ वी मेक द सब्जेक्ट v0 वी ऑब्टेन x मल्टीप्लाई बाय अल्फा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा l1 t रेज टू माइनस 1। क्लियर? तो ये काफी आसान क्वेश्चंस थे। अब आइए हम देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, स्टार्टिंग विद द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको एक बार डायमेंशनल एनालिसिस और उसकी टेक्निक्स आ चुकी है तो मैं क्विकली इसको सॉल्व करने की ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, अब वही पूरे लेंथी स्टेप्स नहीं लिखूंगा, बट हाँ अगर आप बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो 11 साइंस के अंदर, ठीक है, अपनी स्कूल के अंदर, तो उसके अंदर आपको डिटेल में सारे स्टेप्स लिखने होते हैं। ठीक है, उसके लिए आप पहले दो न्यूमेरिकल्स को फॉलो कर सकते हो कि क्या टेक्निक से उसको लिखा जाए। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मुझे यहां से पता है कि प्रेशर का जो यूनिट होगा वो अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा से बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल के अंदर जितनी भी टर्म है वो पूरी डायमेंशनलेस बन जाएगी। तो मैं सिंपली यहां से लिख सकता हूं अल्फा जेड डिवाइडेड बाय के थीटा कैन बी गिवन एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे अल्फा को डिटरमाइन करना है, तो अल्फा क्या बन जाएगा, के थीटा का डायमेंशन डिवाइडेड बाय जेड। क्लियर? जेड डिनोमिनेटर में चला गया, के थीटा न्यूमरेटर में। अब के थीटा, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा है टेम्परेचर। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और थीटा है टेम्परेचर। याद करो मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी याद करने की बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, वो क्या थी? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर पर यूनिट में जाएगा और टेम्परेचर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो टेम्परेचर कट हो जाएगा। अल्टीमेटली के थीटा बन के आ जाएगा एनर्जी। अल्टीमेटली के थीटा एनर्जी बन के निकलेगा। ये एनर्जी का लगा दो, यहां पे डिस्टेंस L1, तो अल्फा आराम से मिल गया। इट हैज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अल्फा का जो डायमेंशन है वो फोर्स का बन गया। अब मुझे डिटरमाइन करना था डायमेंशन ऑफ बीटा। ठीक है, बीटा का डायमेंशन डिटरमाइन करना है, तो सिंपली हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, बीटा का डायमेंशन लिख सकते हैं हम डायमेंशन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ प्रेशर। बीटा इज रिटन एज अल्फा डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, ये तो डायमेंशनलेस बनने वाला है इसीलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है। अल्फा का हमें मिल चुका है फोर्स, डिवीजन में प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बेटा? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया।
तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको L स्क्वायर मिल जाएगा, दैट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। क्लियर? बीटा का डायमेंशन एरिया जितना आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ क्वांटिटी x is given by epsilon naught L delta V by delta t where epsilon naught is permittivity, L is equal to length, delta V is the potential difference, delta t is the time interval, the dimensional formula for the quantity x is given by। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। x को रिप्रेजेंट किया गया है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ L डेल्टा V बाई डेल्टा t। अगर याद करो तो ये क्या हो गया, फॉर एनी गिवन एक्सप्रेशन आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालनी है। सो दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन के बेस पे ये न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो यहां से ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अगर हमने याद करने की टेक्निक फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा होगा, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सिंपली आप लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट डायमेंशन ऑफ चार्ज, डिवीजन में डेल्टा टी, यानी कि अगेन डायमेंशन ऑफ टाइम। क्लियर? परमिटिविटी, परमिटिविटी का आप कैसे याद कर सकते हो, सबसे पहले F इज इक्वल टू के Q1 या फिर के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 4 पाई मैंने हटा दिया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय Q क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय एफ आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहां पे अगर आप देखो एप्सिलॉन नॉट बाय Q एक साथ में ला लो, क्लियर? तो एप्सिलॉन नॉट बाय Q क्या हो जाएगा बेटा, एफ आर स्क्वायर के लिए m माइनस 1, 2 का 3, यहां पे t प्लस 2 होता लेकिन ऑलरेडी एक चार्ज मौजूद है जिसका a1 t1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 3 बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्रीवियस लेक्चर देख लो, आप आराम से इसको क्लियर कर पाओगे। साथ ही में a का 1 पावर, एक पावर तो नीचे चला गया है। मैंने इस दोनों को मिला के इसका डायमेंशन लिखा है। ठीक है, इसको अकेले एप्सिलॉन नॉट से कंफ्यूज मत कर लेना। क्लियर? अब आपको सिर्फ पावर को कंप्यूट करना है। अगर आप पावर को कंप्यूट करोगे m1 m-1 कट हो जाएगा, l-3 l1 l स्क्वायर यानी ये l क्यूब हो गया, ये l⁻³ ये भी कट हो गया। ठीक है, अगर टाइम का देखोगे तो t⁻3 t⁻2 एंड t⁻1 ऊपर आएगा, t⁻3 अगेन ये भी कट हो जाएगा। हम एज मच एज फास्ट पॉसिबल करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने की, तो आपका अल्टीमेटली सिर्फ एम्पियर⁻1 आता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x की जगह पे ये पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, यानी ये डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से हम इसको कौन सी क्वांटिटी बोल सकते हैं। आपको ऑप्शन में अलग अलग गिवन हो सकता है, मान लो पोटेंशियल, मान लो करंट, मान लो चार्ज, और डी कुछ ऑप्शन हो सकता है। तो आपका यूनिट जैसे ए आ रहा है तो आप एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स कुड बी अ करंट। अगर एक्स करंट नहीं होता तो उसका यूनिट एम्पियर नहीं आता। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया होगा। अगर ये शॉर्टकट से कैसे लाते ये समझ में नहीं आता तो प्रीवियस लेक्चर में जाओ, उसमें लॉन्ग टेक्निक भी है। आप एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू का कैसे ला सकते हो, एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू को सब्जेक्ट बना लो, राइट साइड में जितना डायमेंशन है उतना ही लेफ्ट साइड में होगा। तो मैंने राइट साइड का डायमेंशन कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा, क्लियर। और बाकी के जो कॉन्स्टेंट्स थे, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, बाकी के जो कॉन्स्टेंट्स है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स तो नहीं बट डायमेंशन है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है, obtain dimensional formula of 1/2 epsilon naught E square where epsilon naught is the permittivity, E is the electric field and not the energy। ठीक है, यहाँ पे E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनर्जी नहीं है। Also mention SI and CGS unit for the resulting quantity। तो ये आपका
सेकंड एप्लीकेशन पे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच है। अगर इसका आपको करेक्ट एक्सप्रेशन पता हो, यानी ये क्वांटिटी, ये अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या रिजल्ट कर रहा है, ये अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली उधर से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज यू, और यू को बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी डेंसिटी का एक इक्वेशन है, क्लियर। तो एनर्जी डेंसिटी यू, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक्स एंड ट्रेंड्स में बताया था कि जब भी कोई डेंसिटी लग जाए, ठीक है, जब भी कोई डेंसिटी लग जाए तो आप क्या करोगे, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनर्जी की डेंसिटी है m1L2T-2 फॉर द एनर्जी डेंसिटी के लिए वॉल्यूम, यहाँ पे बन गया m1L-1T-2। दिस इज अगेन सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर जैसा कुछ बन रहा है, क्लियर। तो ये दोनों एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर एक दूसरे के क्या हो गए, दोनों के सेम डायमेंशन है, लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं, क्लियर। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। लेकिन अभी इस लेवल पे आपको एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन कहां से डिराइव हुआ और वो कहां से आया वो आपको नहीं पता हो सकता है, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड अप्रोच क्या रहेगा, मान लो एक एक्स क्वांटिटी है जो कि इस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी का डिराइव भी कर सकते हो और याद भी रख सकते हो, ठीक है। मुझे तो याद रह गया, डिनोमिनेटर में फोर्स जा रहा तो मास का इनवर्स आएगा, फोर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में डिस्टेंस का स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ पे -3 आएगा, फोर्स का 1 और डिस्टेंस का स्क्वायर। टाइम डिनोमिनेटर में 2 था, ऊपर आ जाएगा +2 हो जाएगा, लेकिन ऊपर दो चार्ज ऑलरेडी मौजूद थे जिसका T2 A2 होता है, क्लियर। दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम, क्या होता है बेटा, न्यूटन के डिवीजन में कूलम, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से आप निकाल सकते हो m1L1T-2 डिवीजन में A1T1, तो यहां से मैं लिख दूंगा -3A-1। दिस इज द वे यू कैन स्टार्ट द इक्वेशन, ठीक है। यहां से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट लिख दो। If we are considering dimensions, then we should neglect this 2. इसका स्क्वायर कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 3 2 6 e⁻²। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, m⁻² - 1 + 1, n⁻³ - 3 + 2 - 1, t⁴ - 6, t⁻², a⁻+2, a⁻² is 0. m1L-1T-2 is the resulting answer of this particular equation. क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। तो आप देख सकते हो दोनों से हमारा रिजल्टिंग आंसर सेम आ रहा है, क्लियर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। हाँ, और एक चीज यहाँ पे इसका यूनिट भी बताने के लिए बोला गया है। तो एनर्जी डेंसिटी का यूनिट आप डायरेक्टली जूल पर यूनिट मीटर क्यूब लिख सकते हो। SI में जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा, बिकॉज इट वॉज अल्टीमेटली जूल, एनर्जी का जूल डिवीजन में मीटर क्यूब। CGS में आप लिख दोगे अर्ग डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। CGS में आप क्या लिख दोगे, अर्ग डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको उसको फंडामेंटल में लिखना है तो आप इधर से लिख सकते हो kg, ठीक है, डिवीजन में मीटर, डिवीजन में सेकंड स्क्वायर। तो अगर फंडामेंटल में लिखोगे तो आपका क्या बन जाएगा, kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। सिमिलरली CG में हो जाएगा ग्राम, डिवीजन में सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। तो ऐसे आप लिख सकते हो, दोनों रिप्रेजेंटेशन करेक्ट होंगे, दोनों के लिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर MCQ है तो ऑप्शंस के थ्रू आप जा सकते हो। Let us move to the next question. Determine the dimensional formula of universal gas constant, also mention unit in SI and CGS system.
मैंने आगे के 2 लेक्चर के अंदर सारे कांस्टेंट्स को मैंने कवर कर लिया था एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये गैस कांस्टेंट को लिए एक इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, क्लियर। इसमें R जो है वो है गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर के लिए है, टाइम के लिए नहीं है, N इज फॉर मोल, V इज फॉर वॉल्यूम, P इज फॉर प्रेशर, क्लियर। तो यहां से R को सब्जेक्ट बना लीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करनी है तो आप फटाफट इसको कर सकते हो। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, मुझे तो डायरेक्ट याद हो गया, आपको भी हो जाना चाहिए। मोल, एन के लिए नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल MOL लिख सकते हो, T इज फॉर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए आप थीटा लिख सकते हो, क्लियर। दिस इज द सिंबल ऑफ एनर्जी, वी कैन राइट मोल as an expression of dimension. This is Kelvin raised to -1. You can simply write in a single bracket only, clear. So this is the dimensional formula for gas constant. Now if you want to write the SI system or CGS system for the same, अगर आपको SI या CGS system में इसका यूनिट लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो कि R का यूनिट हो जाएगा, यूनिट ऑफ R इज, ये हो गया आपका जूल, जूल पर मोल पर थीटा के लिए केल्विन हो जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन। सीजीएस में लिखना है तो डाइन पर मोल, मोल का मोल ही होता है, ठीक है, और केल्विन का केल्विन, क्लियर। तो सिमिलरली आप इसको यूनिट कन्वर्जन में भी देख सकते हो कि यूनिट कन्वर्जन में इसका क्या वैल्यू निकल के आता है, दैट इज 1 SI is equal to how much CGS। तो ये क्वेश्चन को इतने लेवल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, क्लियर। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर को, नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। So question number 7, the value of gravitational constant is G is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square in SI unit, convert it into CGS units। अब ये वाला क्वेश्चन कौन सा हो गया बेटा, ये वाला क्वेश्चन हो गया कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का, दैट इज थर्ड एप्लीकेशन। अब थर्ड एप्लीकेशन में कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल G is represented 6.67 into 10 raised to minus 11, this is our N1, Newton meter square per kg square is the new first unit of system U1, ठीक है। दूसरा सिस्टम में लेटस से G कैन बी रिटर्न एज N2, ये डिवीजन नहीं है, ये सिर्फ मैंने सिंबलाइज किया है, ठीक है, एरो मार देता हूं। दिस इज द न्यू सिस्टम U1, N2 टाइम्स U2, जहां पे हमें U2 की वैल्यू गिवन है, इट इज इन CGS सिस्टम। सो न्यूटन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डाइन, मीटर स्क्वायर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सेंटीमीटर स्क्वायर, kg स्क्वायर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, हमें पता है N1 U1 is equal to N2 U2, just substitute that and find the value of N2। N2 can be written as N1 U1 by U2, क्लियर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं वैल्यू, न्यूटन को हम कन्वर्ट कर देंगे, ये सारे सिस्टम को हम CGS में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज 1 न्यूटन इज 10 raised to 5 डाइन, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर को 1 मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 10 raised to 2 सेंटीमीटर को 10 raised to 2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, 10 raised to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 1 kg इज 1000 ग्राम, ये kg का स्क्वायर है, तो 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, ग्राम स्क्वायर। न्यूमरेटर में था डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम स्क्वायर, मैंने इसको पूरे को कन्वर्ट कर दिया। डिनोमिनेटर में वाज द सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट वाज इक्विवेलेंट टू डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम स्क्वायर। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सिंपली कैंसल आउट द रिमेनिंग टर्म्स, सारे यूनिट्स कैंसिल कर लो। द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट कैन बी रिटन एज 6.67 into 10 raised to minus 11 multiply by
This is 10 raised to 5, 10 raised to 4 is 10 raised to 9. डिनोमिनेटर में 10 raised to 3 का स्क्वायर, that is 10 raised to 6. If you will solve this, 10 raised to minus 11, 9 minus 6 is 3, so it will become 10 raised to minus 11 plus 3, यानी कि 10 raised to minus 8. तो इसे डिस्क्राइब कैसे किया जाएगा? द CGS यूनिट, द G कैन बी रिटन एज 6.67 into 10 raised to minus 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. क्लियर? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर विल बी द न्यू इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स. क्लियर? हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. The density of material in CGS system is 4 gram per centimeter cube. In a system of units in which length L is measured as capital L units, let us say the density of material is given as 4 gram per centimeter cube. So from here what we can deduce, हमें इसमें से क्या पता चल रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू पहली सिस्टम ऑफ यूनिट में 4 है, जहां पे पहली सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सी है बेटा? CGS है. ठीक है, यहाँ पे ये SI नहीं है, तो CGS में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बन रहा है. ठीक है. देन इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ इज मेजर्ड एज कैपिटल L यूनिट्स एंड वेयर कैपिटल L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ठीक है, ये सिमिलर हुआ जैसे कि 1 मीटर को 100 लिखते हो, वैसे ही यहाँ पे मीटर की जगह पे कैपिटल L इज द न्यू सिंबल ऑफ यूनिट. मास M इज मेजर्ड एज कैपिटल M यूनिट्स, देन डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट कैन बी रिटन एज. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे N2 फाइंड करना है, U2 यानी कि मेरा न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होगा? U2 कैन बी रिटन एज ग्राम, दैट इज द यूनिट ऑफ मास. नया यूनिट ऑफ मास कहाँ है? मास M इज मेजर्ड इन कैपिटल M यूनिट्स, यानी मेरा डिस्क्रिप्शन कैपिटल M हो जाएगा. क्लियर? डिनोमिनेटर में दिस वाज द सिंबल ऑफ सेंटीमीटर इज द सिंबल ऑफ लेंथ, तो लेंथ का क्यूब है. ठीक है, और मेरी नई सिस्टम में लेंथ L इज मेजर्ड इन कैपिटल L यूनिट्स, तो मैं यहाँ पे कैपिटल L का क्यूब कर दूंगा. क्लियर? सो फ्रॉम दी ओल्ड इक्वेशन n1 u1 is equal to n2 u2, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू 2 फाइंड करनी है, दैट इज इक्विवेलेंट टू n1 u1 by u2. क्लियर? n1 वैल्यू कितनी है बेटा? 4 है. u1 वैल्यू लेट अस से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर? और इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि किसको कन्वर्ट करूं, u1 को कन्वर्ट करूं, u2, किसी भी एक को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन कन्वर्ट दिस ग्राम इंटू एल्स और L इंटू ग्राम्स. क्लियर? तो मैं यहाँ पे सेकंड कर रहा हूँ, दैट इज मैं U2 को U1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ. 1m कितना होगा बेटा? 1m होगा. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में रह गया है कैपिटल M इज इक्वल टू 100 ग्राम. ये आप ऐड कर लेना थोड़ा बेटा. कैपिटल M, एक कैपिटल M 100 ग्राम के बराबर होगा, ये क्वेश्चन में ऐड कर लेना. तो यहाँ पे कैपिटल M आपका बन रहा है 100 ग्राम. 1L इज डिस्क्राइब्ड एज 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब और बाजू में सेंटीमीटर क्यूब. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे बन जाएगा 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है, नई सिस्टम ऑफ यूनिट, पुरानी से 0.1 टाइम्स है. जस्ट राइट इनटू द इक्वेशन, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. 4 डिवाइड बाय 0.1 इज 40, द न्यूमेरिकल वैल्यू इज 40. बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नई सिस्टम में आप डिस्क्राइब कैसे करोगे? सो आई विल राइट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल रॉ कैन बी रिटन एज 40 टाइम्स m डिवाइडेड बाय L क्यूब. क्लियर? दिस शुड बी द वे ऑफ डिस्क्रिप्शन. अगर मान लो ये यूनिट्स के नाम ना गिवन हो, जैसे कि L और N, तो आपको लेट करके चलना है और राइट उसको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है. क्लियर? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10. So let us begin with question number 9. Obtain dimensional formula of frequency in a system of units where force, length and mass per unit length are fundamental quantities.
that are symbolized by f, l and theta respectively. हमें क्वेश्चन ये 4th नंबर की एप्लीकेशन थी हमारी, जिसके अंदर हम किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज में डिस्क्राइब करते थे, ठीक है। थोड़े वर्ड्स को फंडामेंटल के साथ जोड़ दिया गया है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में फोर्स लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ नाम की एक 3 क्वांटिटीज गिवन है। मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को इनके टर्म्स में लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखा जाए, तो मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी फोर्स पे प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी लेंथ पे प्रोपोर्शनल है और फ्रीक्वेंसी मास पर यूनिट लेंथ पे प्रोपोर्शनल है। मुझे नहीं पता कि पावर क्या होंगे, तो हम पावर को A, B और C मान सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो यहाँ पे एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी को डायमेंशन दे दोगे, दैट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहां से ऑटोमेटिक ये कांस्टेंट हट जाएगा, ठीक है। मुझे तो अल्टीमेटली इसके डायमेंशन ही चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किया तो आपको पता होगा, इट इज पर यूनिट टाइम, लेट अस से t⁻⁻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 ⁻
देता हूँ। लेफ्ट साइड के डायमेंशन, राइट साइड के डायमेंशन दोनों को फंडामेंटल में लेके आओ, पावर को कंप्यूट करो, पावर आपको मिल जाएंगे ए बी और सी की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। और आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसके अंदर पुट डाउन कर सकते हो। मान लेते हैं दिस 1 1 -2 mass per unit length, that is let us say m1 l raised to -1 raised to c। 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 से डिवाइड करो, एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। सारे m वाले को साथ में ले लो, यहाँ पे एक m है, यहाँ पे एक m है, यहाँ पे एक l है, यहाँ पे एक l है, ठीक है। यहाँ पे एक t है, यहाँ पे कुछ भी, t एक ही है, क्लियर। तो इतने हमको इक्वेशन मिल चुके हैं। अगर हम यहाँ से एक के बाद एक सॉल्व करते जाए, फॉर n फॉर m फॉर l फॉर n फॉर t फॉर t, ठीक है। सारे m को m से, t को t से, l को l से कंप्यूट करना है। आप इसी सीक्वेंस में लिख सकते हो। पहला इक्वेशन जो हमें देगा वो है 0 इज इक्वल टू a प्लस सी, जो कि इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू माइनस सी, क्लियर। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या इंप्लाई करता है कि ये जो 0 है वो किसके बराबर है, वो बराबर है a प्लस बी माइनस सी को, ठीक है। तो यहां से ये हमें क्या इंप्लाई कर रहा है, आप क्या कर सकते हो, a की जगह पे माइनस सी या फिर c की जगह पे माइनस a रख सकते हो। यहां पे अभी मैं a की जगह पे माइनस सी रख रहा हूं, ठीक है। और एक इक्वेशन निकल के आ गया हमारे पास। लास्ट इक्वेशन हमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि -1 2a के बराबर है, -1 इज इक्वल टू -2a, क्लियर। तो यहां से हमें पता चलता है कि a इज इक्वल टू 1/2, क्लियर। अगर a इज इक्वल टू 1/2 है तो c क्या हो जाएगा, -1/2 फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे अगर b चाहिए तो b इज इक्वल टू 2 टाइम्स c, -1 निकल के आ गया, ठीक है। इस सॉल्विंग के अप्रोच को आप ऐसे समझ सकते हो, पहला जो इक्वेशन मिले उसमें किसी भी एक पैरामीटर को आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट बनाओ। दूसरे दो इक्वेशन जो आपको मिलेंगे उसके अंदर आप रख के उसको सॉल्व कर सकते हो, फिर दो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, 2 वेरिएबल्स का, उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। पर हमें यहाँ ए बी सी की वैल्यू तो नहीं ढूंढनी थी, हमें इसको डिस्क्राइब करना था। तो मैंने कैसे डिस्क्राइब किया था कि f इज इक्वल टू के f रेज टू a, f के सर पे a रखना है, a की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 1/2, l के सर पे b, c के सर पे -1/2, ठीक है। -1/2 यानी डिनोमिनेटर में +1/2, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट और -1 का डिनोमिनेटर में जाता है, ठीक है।
तो ये इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल अब फोर्थ एप्लीकेशन में, फोर्थ एप्लीकेशन के सारे न्यूमेरिकल्स लेंथी ही रहेंगे, ठीक है, और ज्यादा मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव मे डिपेंड ऑन द वेवलेंथ, द डेंसिटी ऑफ वाटर, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द डायमेंशनिंग विल बी गिवन इन द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज एज गिवन। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि वेलोसिटी कैसे गिवन होगी, 4 ऑप्शंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको इसी में से चूज करना है। अब वेलोसिटी बोला है, वेलोसिटी मेरी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, L1t-1 ही होगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे एक चीज और दिखने को मिल रही है कि वेलोसिटी का स्क्वायर ही है लेफ्ट साइड में, तो हम क्या करेंगे, लेटस से वेलोसिटी का स्क्वायर, दूसरी कौन सी क्वांटिटीज है, लैम्बडा, जी एंड रॉ, वेवलेंथ, दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दिस इज डेंसिटी, 3 क्वांटिटीज है। लेटस से कि वो प्रोपोर्शनल है लैम्बडा पे ए पावर से, जी के बी पावर से, रॉ के सी पावर से। आपको ए, बी और सी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। क्लियर? ये हो जाएगा L1t-1 का स्क्वायर। वेव लेंथ, लेंथ मेरी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, वेव की हो, उसकी भी लेंथ L1 ही होगी। एक्सेलरेशन मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो, एक्सेलरेशन ही होगा। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, चाहे कोई भी एक्सेलरेशन हो। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इतने इक्वेशन बन गए होंगे। फटाफट से आप सॉल्व कर दीजिए, अगर आप मेरे से पहले सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, C इक्वल टू 0, मैंने क्या माना था, डेंसिटी रेज टू C, तो यानी डेंसिटी पे ये डिपेंड नहीं करने वाला। ऐसा कौन सा इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है, क्या ऑप्शन ए है, ए में डेंसिटी है, क्या ऑप्शन सी है, उसमें डेंसिटी है, ऑप्शन डी है, उसमें डेंसिटी है, तो ऑब्वियसली आंसर यही आने वाला है। अगर आप सॉल्व करोगे तो C 0 आने के बाद आपका G का पावर 1 आ जाएगा और लैम्बडा का पावर 1 आ जाएगा। क्लियर? तो आप ये कोशिश कर सकते हो, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको A का आंसर भी 1 मिलेगा, B का आंसर भी 1 मिलेगा। क्लियर? ओके, तो हम आगे 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं। So let us start with question number 11. To find the distance d over which a signal can be seen clearly in foggy conditions, a railway engineer uses dimensional analysis and assumes that the distance depends on the mass density rho of the fog, intensity power upon area s of the light from the signal and its frequency f। 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, the engineer finds that d is proportional to s raised to 1 by n, that is power intensity raised to 1 by n, the value of n is। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई एडवांस का है, क्लियर, 2016 का है आई गेस। मैंने काफी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही उठाया, लेकिन मैंने ग्रेडियंट बनाया। अगर आप स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देखोगे वो इजी रहेंगे, धीरे धीरे उसकी टफनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये जेई एडवांस का है। लेट अस ब्रेक दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमें पूछा क्या है कि डिस्टेंस को हमें डिनोट करना है, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखना है, यानी दिस इज द फोर्थ एप्लीकेशन। कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है यहाँ पे हमें गिवन? द वेरी फर्स्ट इज डेंसिटी, ठीक है, सेकंड इज इंटेंसिटी, पावर इंटेंसिटी, द थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। ये 3 चीजों की हमें रिलेशन निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू डी, डिस्टेंस का डी। इसको मैं फटाफट सॉल्व करता हूं, आप भी कोशिश करो, अब तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी का क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। पावर इंटेंसिटी, पावर का क्या होता है बेटा, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, उसका
एरिया से डिवाइड करना है, पावर इंटेंसिटी। क्लियर? फ्रीक्वेंसी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, टाइम रेज टू -1। आप मेरे से पहले अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो इट इज वेरी गुड, ठीक है, आपकी स्पीड अच्छी होगी उस कंडीशन में। यहां से हमें क्या मिल रहा है, टू विल बी कैंसल्ड हियर। क्लियर? फटाफट n को n से कंपेयर कर लो, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या निकल के आ रहा है, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। अब किसी लोगों को ये डाउट होगा कि ये 0 a प्लस बी कैसे हो गया, ये तो मल्टीप्लीकेशन है। ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है, दो बेस अगर सेम हो, ठीक है, और उसके पावर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं। क्लियर? a इज इक्वल टू माइनस बी निकल के आ गया। क्लियर? लेट अस कंपेयर द सेकंड क्वांटिटी l। 1 इज इक्वल टू -3a, 0 0। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू -1/3। पर क्या हमें a चाहिए या b चाहिए? हमें वैल्यू b चाहिए। क्लियर? लेट अस मूव टू द थर्ड इक्वेशन, दैट इज टाइम इज 0। टाइम यहाँ पे कहाँ है, b पे है और c पे है। क्लियर? 0 कैन बी रिटर्न एज -3b -c। क्लियर? यहां से क्या बन के आ रहा है कि c इज इक्वल टू -3b। c इस साइड आ गया, c इज इक्वल टू -3b। क्लियर? अब यहां से हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी है। b क्या हो जाएगा बेटा, 1/3 हो जाएगा। तो ये फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी आपको, क्योंकि आपको तो सिर्फ s के साथ रिलेशन चाहिए। b की वैल्यू आपके पास 1/3 निकल के आ गई। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि s इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, d इज प्रोपोर्शनल टू s रेज टू 1/n। ठीक है, d इज प्रोपोर्शनल टू s रेज टू 1/n इज फाउंड बाय दैट इंजीनियर। वो इंजीनियर ने देखा कि d वाज प्रोपोर्शनल टू s रेज टू 1/n। बट फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस हमने क्या फाइंड किया कि d इज प्रोपोर्शनल टू s रेज टू b। s के पावर में b था, b इज इक्वल टू 1/3। तो इन दोनों से आप खुद क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि b और 1/3 इज इक्वल टू 1/n। रेसिप्रोकेट दोनों साइड कर दो, n इज इक्वल टू 3 विल बी द रिजल्टेंट आंसर। क्लियर? तो ये भी एक इजी न्यूमेरिकल था, लेकिन अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप डर भी सकते हो। बस क्वेश्चंस को ब्रेक करके पढ़ते जाओ और वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है तो मतलब जबरदस्ती होगा। ठीक है, तो अगर आप कोशिश करना चाहो तो इसे 1 मिनट के लिए पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। अ लेंथ स्केल डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb, on the Boltzmann constant Kb, the absolute temperature T, the number per unit volume small n of a certain charged particles and the charge is small q carried by each of the particles. Which of the following expression or expressions for L is or are dimensionally correct? अब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एंड मल्टीपल आंसर्स कैन आल्सो बी करेक्ट। तो आपको चेक करना है और जितने भी करेक्ट ऑप्शंस है आपको टिक करने हैं। ठीक है, अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस का अगर आपने पुराना वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, तो आपको पता चला होगा कि 3 क्वांटिटीज राइट साइड होती है, एक क्वांटिटी लेफ्ट साइड होती है इन फोर्थ एप्लीकेशन। मतलब कि 4 क्वांटिटीज का ही रिलेशन हम निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ नंबर ऑफ इक्वेशंस। नंबर ऑफ इक्वेशंस के हमारे पास लिमिटेशंस होते हैं, 3 ही इक्वेशन हम फॉर्म कर पाते हैं। तो 3 अननोन्स को a, b और c को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज देखो n, q, epsilon, kb, t, there are 2 and 3, 5 quantities we have to relate with the 6th quantity. तो 6 क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना इट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस।
आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो कि ये डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन है, बट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस अगेन, ठीक है, ये वापस जेई एडवांस का क्वेश्चन है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू विल लुक एट द ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शंस पे देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि देयर इज वन सिमिलरिटी कि क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, अगेन क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी हर बार चार्ज के स्क्वायर के डिवीजन में ही एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो कॉम्बिनेशन में मैं इसको एक प्रॉपर्टी बोल सकता हूं, एक फिजिकल क्वांटिटी बोल सकता हूं। लेट अस से क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा बेटा? A1 T1 से करने मत बैठना, टाइम लग जाएगा। क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट अगर आपको याद है वो हो जाता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस स्क्वायर। पहले डिस्टेंस इधर हुआ करता था, अब वो ऊपर चला गया है। क्लियर? ये हमको एक चीज मिल गई। लेट अस ऑब्जर्व द सेकंड थिंग, दैट इज kb मल्टीप्लाई बाय t, kb मल्टीप्लाई बाय t, kb मल्टीप्लाई बाय t, kb मल्टीप्लाई बाय t। सारे ऑप्शंस के अंदर kb को t से मल्टीप्लाई किया गया है, तो वो भी कॉम्बिनेशन में वर्क कर रहा है, ठीक है, वो भी कॉम्बिनेशन में वर्क कर रहा है। सो kb मल्टीप्लाई बाय t, अगर आपको याद हो तो kb होता है एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, मल्टीप्लाई बाय t इज नॉट टाइम, इट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैंसल एंड इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। बट अगर आप थोड़ा और याद करो तो एनर्जी होता है वर्क, और वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। आप बोलोगे मैंने ऐसा क्यों किया? लेफ्ट साइड पे फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर था, राइट साइड पे भी अगर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हो तो आप देख सकते हो कि दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, तो कट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे M1 L1 वाले में भी आप जा सकते हो, दैट इज उसके वेरी फंडामेंटल में जा सकते हो। अगर वैसे भी करोगे तो सेम ही आंसर आने वाला है, ठीक है। थर्ड, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? पर यूनिट वॉल्यूम वाला, ठीक है, L⁻⁻3। क्लियर? ये चीज तो हमारे पास डेटा क्वेश्चन में से मिला। अब हमें मल्टीपल ऑप्शंस को चेक करना है कि कितने करेक्ट है इसमें से। लेट अस डिस्कस अबाउट ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करो, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन डिस्टेंस है L⁻⁻1, ठीक है। राइट साइड ऑफ द इक्वेशन अगर आप देखो क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट इसका अंडर रूट है, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का हाफ पावर है। तो आप क्या करोगे? क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का हाफ पावर यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस स्क्वायर का हाफ पावर। क्लियर? उसके डिवीजन में kb मल्टीप्लाई बाय t का अंडर रूट है, kb मल्टीप्लाई बाय t मतलब कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का हाफ पावर। क्लियर? दूसरा है n न्यूमरेटर में है। कहां पे है बेटा? न्यूमरेटर में। अगर न्यूमरेटर में है यानी L⁻⁻3, पर उसका भी क्या है? अंडर रूट है। अंडर रूट डज मीन हाफ पावर। क्लियर? इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या निकल के आता है? f कट हो जाएगा, f⁻² डिवाइड बाय f⁻² कट हो गया, r⁻² का 1/2 यानी r⁻1 हो गया। बेसिकली r इज द लेंथ, लेंथ⁻1 डिवीजन में लेंथ⁻1/2 मल्टीप्लाई बाय L⁻⁻3/2। इसको कंप्यूट करो, क्या आंसर आ रहा है? ये ऊपर जाके 1/2 प्लस हो जाएगा, तो नेट आपका राइट साइड ऑफ द इक्वेशन क्या बन के आ रहा है? 1/2 माइनस 3/2, दैट इज इक्विवेलेंट टू L⁻⁻1, और वो L⁻1 के बिल्कुल बराबर नहीं है, यानी ऑप्शन ए इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। क्लियर? लेट अस डिस्कस अबाउट ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के बारे में सिमिलरली डिस्कस करना है। L⁻1 लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है, राइट साइड क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट रेसिप्रोकल में, डिनोमिनेटर में है, यानी इसका मतलब इसको उल्टा कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर का अंडर रूट, अगेन इट इज इन द स्क्वायर रूट। केबीटी न्यूमरेटर में है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है, इसका भी अगेन अंडर रूट है। यहाँ पे n डिनोमिनेटर में है, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई
l रेज टू -3, पर वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। फटाफट सॉल्व करो। अब मैं f वापस नहीं लिख रहा हूं, f गॉट कैंसल्ड। l रेज टू 1/2, l रेज टू 1 मल्टीप्लाई बाय l रेज टू -3/2 अगेन। इसको सॉल्व करो, क्या बन के आ रहा है, ये न्यूमरेटर में जाएगा, l रेज टू 1/2 -1 दैट इज l रेज टू -1/2 प्लस 3/2 दैट इज l रेज टू 1। तो ये डायमेंशनली करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पर यहाँ पे हमें सिर्फ एक ऑप्शन नहीं पूछा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट आंसर भी पॉसिबल है। तो ये तो टिक कर लिया, लेकिन अगर वो टिक करना भूल गए तो भी गलत हो जाएगा इन जेईई, ठीक है, जेईई में। लेकिन नीट वगैरह जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें सिंगल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, उसके अंदर एक ही करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। लेट अस डिस्कस अबाउट ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। l रेज टू 1, ट्रेंड आप पैटर्न को देखते जाओ, q² अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, उसका अंडर रूट, डिवीजन में केबीटी के लिए f मल्टीप्लाई बाय r, उसका 1/2 पावर। सारा खेल तो n से ही जुड़ा है, n रेज टू 2/3 डिनोमिनेटर में है, सिमिलरली उसका रूट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ l रेज टू -3, ठीक है, ये n की जगह पे 2/3 उसका भी 1/2, क्योंकि वो खुद स्क्वायर रूट में है। तो यहां से आप कट करते जाओ, 2 गॉट कैंसल, 3 गॉट कैंसल। यहां से आप सॉल्व करोगे तो यहां से बन के आ जाता है l रेज टू 1, यहां से आता है l रेज टू 1/2, यहां से आता है l रेज टू -1, ठीक है। ये आपका कुछ l रेज टू 2 -1/2 विच इज नॉट इक्वल टू l रेज टू 1, तो सी भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। सिमिलरली मैं चाहूंगा कि डी ऑप्शन आप खुद चेक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या डी ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। क्लियर, मैं आपके आंसर्स चेक करूंगा, अगर डी आपने करेक्ट लिखा होगा तो मैं आपको करेक्ट बताऊंगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सारे टॉपिक के रिलेटेड करेंगे, दैट इज अपकमिंग वीडियोस में। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड की है जिसके अंदर आपको बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे। 10 क्वेश्चंस जो है वो आपको चैलेंज क्वेश्चन है। सिमिलरली उसके साथ ही दूसरी एक लिंक होगी जिसके अंदर हमने जो ये क्वेश्चंस डिस्कस किए उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करके उसमें डाले हुए हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। और बाकी के जो क्वेश्चंस है, जो 10 क्वेश्चंस, वो आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है, उसका आपको स्कोर बताना है। क्लियर, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप मेजरमेंट वाला पार्ट चालू करेंगे। यहाँ पे हमारा डायमेंशन वाला पार्ट क्लियर हो गया, दैट इज यूनिट्स इज कवर्ड अप टिल नाउ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट। ओके, सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहना।